बीजेपी के मोहन यादव मध्य प्रदेश में सीएम के तौर पर यादव के नाम के काफी सियासी मायने। मोहन यादव मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री होंगे। यादव होने से बिहार यूपी में बड़ा असर पड़ने की उम्मीद है। बीजेपी का लालू अखिलेश को बड़ा संदेश है। यादव सरनेम होने का मोहन यादव को फायदा मिला। बिहार यूपी में बीजेपी को यादव वोटर्स पर नजर है। अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव यादवों के दो बड़े नेता माने जाते हैं और ऐसे में बिहार यूपी में लोकसभा की 120 सीट पर बीजेपी की सीधे तौर पर नजर है। 2024 के लिहाज से बीजेपी के यादव दांव को काफी अहम माना जा सकता है। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी के मोहन यादव अपने मन से वास्तव में भारतीय जनता पार्टी ये होती जोरदार ताली बजाए मैं आप सबको प्रणाम करता हूं और आप सबका धन्यवाद अदा करता हूं। केंद्रीय नेतृत्व का, प्रदेश नेतृत्व का, समूचे मंच का, मेरे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को हमारे सभी मित्रों ने मिलकर कर आपके मार्गदर्शन में जो जवाबदारी दी, यद्यपि मैं उस लायक नहीं हूँ, लेकिन आप सबका प्रेम, आपका आशीर्वाद, सहयोग मिलेगा। तो निश्चित रूप से मैं कोशिश करूंगा। एक बार फिर आप सबका आभार, धन्यवाद। 24 की बिसात दलित ओबीसी फॉर्मूले के साथ एमपी छत्तीसगढ़ के फॉर्मूले से सधेगा यूपी का मिशन 80। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने दो राज्यों के मुख्यमंत्री, एक आदिवासी और एक पिछड़े वर्ग का बनाया है, तो इससे साफ जाहिर होता है कि भारतीय जनता पार्टी एनडीए सरकार की जो एक नीति है, जो एक रीति है, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। जाति वाला दाव, बीजेपी का विपक्ष को जवाब। भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जहां किसी भी कार्यकर्ता को दायित्व सौंपा जा सकता है। ये कोई परिवार का दल नहीं है, किसी जाति का समूह नहीं है, जातीय संगठन नहीं है। इसीलिए आज तमाम उन दलों के पेट में दर्द हो रहा है जो केवल जाति आधारित है, जो केवल क्षेत्र आधारित है। उनके लिए परेशानी का सबब हो सकता है। एमपी छत्तीसगढ़ के समीकरण, यूपी में विपक्ष को टेंशन। भारतीय जनता पार्टी में केवल रिक्त स्थान भरे जाते हैं, लेकिन जो जाति जनगणना का मुद्दा है, जो पीडीए का मुद्दा है, वो समाजवादी पार्टी पूरे देश में उठाती रहेगी। ये समाजवादी पार्टी की जीत है कि भारतीय जनता पार्टी को भी आज पीडीए की बात करनी पड़ रही है, जाति जनगणना की भी बात करनी पड़ रही है। महाबहस के 3 राउंड के सवालों का एक एक करके वो सवाल आपके सामने, जिस पर फोकस है आज की हमारी डिबेट। सवाल नंबर 1, बीजेपी देगी तेजस्वी और अखिलेश को बड़ा संदेश। आरजेडी और समाजवादी पार्टी, ये दो पार्टियां हैं जो कि यादव वोट बैंक के बेस वाली पार्टियां हैं। तो ऐसे में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने उनके यादव कार्ड को क्या झटका दिया है। सवाल नंबर 2, बिहार यूपी में यादव वोटर्स पर पड़ेगा असर। क्या बीजेपी के इस यादव कार्ड से यूपी, बिहार, हरियाणा और यहां तक कि राजस्थान में भी जो यादव वोटर है वो इसे किस तरह से लेगा, क्या संदेश जाएगा। सवाल नंबर 3, यादव सरनेम से बीजेपी को चुनावों में क्या फायदा होगा, क्योंकि एक तरफ विपक्ष पीडीए की बात करता है, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ में जिन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया वो आदिवासी समुदाय से आते हैं। मध्य प्रदेश के लिए एक ओबीसी चेहरा मोहन यादव के रूप में बीजेपी लेकर आई है, इससे कितना फायदा होगा। चर्चा के लिए हमारे साथ मनीष शुक्ला जी, प्रवक्ता बीजेपी, जुड़ेंगे। साथ ही अनुराग भदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सपा प्रवक्ता, प्रियंका गुप्ता जी, प्रवक्ता कांग्रेस, सुभाष चंद्र यादव, प्रवक्ता सुभाषपा, और दिनेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार, इस वक्त हमारे बीच में। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। शुरुआत अनुराग जी आपसे। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थान और यहां तक कि एमपी, ये जो यादव कार्ड है, इस पर करारा प्रहार किया है बीजेपी ने 2024 के लिहाज से। देखिए, आपकी बात को अगर मान लें तो वो पीडीए की बात कर रहे हैं, लेकिन हमारा पीडीए सामाजिक न्याय की बात करता है। ये जिसकी बात कर, राजनीतिक बात कर रहे हैं कि राजनीतिक फायदा किसको होगा, कैसे होगा। हम तो ये कहते हैं कि समाज के अंदर में पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अगड़ा और जो आदि आबादी है वो कैसे आगे बढ़े, उनको कैसे सामाजिक न्याय मिले, इसकी लड़ाई समाजवादी लोग लड़ रहे हैं। इसलिए हमने पीडीए बनाया।
भारतीय जनता पार्टी से हम बार बार कहते हैं जाति जनगणना करा लीजिए, जिससे पता चल जाएगा किसकी कितनी संख्या है, तो उसके हिसाब से उनको सामाजिक न्याय मिल जाएगा, उनको भी आगे लाने में मदद मिलेगी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी पीडीए का अनुसरण करना चाहती है, पीडीए को अपनाना चाहती है, तो उसको खुले दिल से अपनाना पड़ेगा, उसको राजनीतिक तरीके से नहीं कि हम कार्ड खेलेंगे। जैसे आपने बोला कार्ड, हम कार्ड वार्ड नहीं खेलते, हम राजनीति करते हैं विकास की, हम राजनीति करते हैं किसानों के सम्मान की, हम राजनीति करते हैं महिलाओं के सम्मान की, कैसे युवा अपने पैरों पे खड़ा हो, कैसे समाज के अंदर में महंगाई बेरोजगारी खत्म हो और सामाजिक न्याय मिले, ये हमारी लड़ाई है। ठीक है, चलिए मैं लौटूंगी आपके पास, लेकिन एक कमेंट प्रियंका गुप्ता जी INDIA गठबंधन, उसका भी यही फोकस था, पिछड़ा दलित उनको साथ लेने की आप लोग बात कर रहे थे, लेकिन क्या अब इसी का जवाब बीजेपी ने आज मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री का चेहरा चुनकर दिया है? देखिए, जहां तक मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की बात है, तो मुझे लगता है कि उनके पार्टी का आंतरिक मैटर है। उन्होंने अगर चुनाव विधायक दल के वोटिंग से किया है तो अच्छी बात है, और नहीं भी किया है तो भी वो उनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है। परंतु एक चीज मैं जरूर कहना चाहूंगी, पर प्रधानमंत्री जो कहते हैं जाति होती ही नहीं, तो जब जाति नहीं होती है तो इस मुद्दे को इतना हाईलाइट करने की जरूरत क्या है? लेकिन फिर भी चलिए ठीक है कि उन्हें लगता है कि करना चाहिए तो वो कर रहे हैं, ये उनका आंतरिक मामला हो गया। लेकिन दूसरी चीज मैं ये पूछना चाहूंगी कि ये तो उच्च शिक्षा मंत्री थे शिवराज जी की सरकार में, तो पर एजुकेशन का हालत क्या था पता है आपको? वहां पे स्कूल में हजारों स्कूल में टीचर नहीं थे, और वो जो व्यापम घोटाला था उसका क्या? उस जैसे घोटाले उम्मीद करते हैं नहीं होंगे। और दूसरी चीज ये है कि आप शिक्षा को बेहतर बनाएंगे, और जो वादे आपने जनता से किए हैं वो पूरे करेंगे, क्योंकि सिर्फ आपने एक ओबीसी को मुख्यमंत्री बना दिया, यहाँ बात खत्म नहीं जाती। जो 50% कमीशन का ब्लेम लगा था, क्या वो अब धुल जाएगा? चलिए ठीक है, कुछ मुद्दे हैं जो आप लोग लगातार उठा रहे हैं और उठाते रहेंगे। एक बार सबका कमेंट ले लेते हैं। सुभाष चंद्र यादव जी आस्था जी, हाँ, छत्तीसगढ़ में आदिवासी कार्ड और ओबीसी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में। जी बिल्कुल बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी ने जो कहीं ना कहीं मोहन यादव जी के रूप में जो मध्य प्रदेश के अंदर एक मुख्यमंत्री का जो चेहरा घोषित किया है, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के उन नेताओं को जो कहीं ना कहीं यादवों को अपनी बपौती समझते थे या यादवों को अपना बंधुआ मजदूर समझते थे, उन यादवों को ये सोचने पर मजबूर कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी, सुभाषपा या एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं, उन पार्टियों के अंदर भी यादवों का उतना ही सम्मान है जितना वो समाजवादी पार्टी के अंदर जाने के प्रति होता है जो सोचते हैं। तो वो यादव वर्ग कहीं ना कहीं अपने आप को सोचने के लिए मजबूर हो जाएगा। और रही बात जिस प्रकार अनुराग भदौरिया जी जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, भैया 2012 से 17 के अंदर इनकी सरकार थी, पूर्ण बहुमत की सरकार थी, इन्होंने कभी भी उत्तर प्रदेश की विधानसभा के अंदर जातिगत जनगणना का प्रस्ताव पारित कराने का कभी प्रयास नहीं किया। 2011 के जो जातिगत आंकड़े थे उसको सार्वजनिक करने के लिए कभी भी इन्होंने कांग्रेस के ऊपर दबाव बनाने का प्रयास नहीं किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस जब सत्ता से बाहर चली जाती तब इन्हें जातिगत जनगणना की याद आ जाती है, तब इन्हें पीडीए का नारा याद आने लग जाता है। पता नहीं क्यों इन राजनीतिक पार्टियों को सत्ता में रहते हुए इन पिछड़ों का, इन दलितों का, इन अल्पसंख्यकों को याद नहीं आती। अभी मेरे अनुराग भदौरिया भाई बोल रहे थे महिला सम्मान की बात, अभी कुछ दिनों पहले ही समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं जेबा यास्मीन जी, उन्होंने इस्तीफा दिया था और आरोप लगाया था कि मैं महिला हूं और अल्पसंख्यक से समुदाय से ताल्लुक रखती हूं, तो मेरे साथ में भेदभाव किया जा रहा है, इसीलिए मैं पार्टी के प्रवक्ता पद से। तो कुल मिलाकर सारी जंग अनुराग भदौरिया जी पिछड़े और ओबीसी वोट बैंक तक अपना संदेश पहुंचाने की बात करना अनुराग जी से झूठा है। देखिए, मैंने आपसे पहले बोला समाजवादी विकास की राजनीति करने वाले लोग हैं, हम जाति जनगणना की बात करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दल क्या कहेंगे, अपना दल या राजभर जी कहेंगे वो जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, वो बोल दे हम नहीं जाति जनगणना कराना चाहते, राजभर जी बोल दे, अपना दल बोल दे कि हम जाति जनगणना नहीं कराना चाहते, वो तो कह ही रहे हैं कि जाति जनगणना होनी चाहिए। महाराज, अरे भाई मैं आपके महाराज, हम लोग तो जातिगत जनगणना के पक्ष में हैं, पर सत्ता में रहते हुए भैया आपको याद क्यों नहीं आई? सुभाष चंद्र जी, जब सत्ता में रहते हुए क्यों भूल जाते हो आप लोग? अरे भाई मैं बोलूं फिर बोलना, बोलिए अनुराग। मैं बोल लूं? हाँ देखिए, जब कोई बोल रहा हो, कोई बीच में बोलेगा तो मैं चुप हो जाऊंगा, मैं बोलने आया हूं, लड़ने तो आया नहीं हूं। मैंने कहा कि जाति जनगणना, मैं कहता हूं क्या सरकार में आज राजभर जी सरकार के साथ चाय पी रहे हैं, मंत्री बनने के लिए लालसायित हैं, जो मिल नहीं रही है मंत्री पद, तो क्या वो ये मांगेंगे जाति जनगणना होनी चाहिए सरकार से? धरने पे बैठे सरकार के साथ है, आजकल अपना दल भी सरकार के साथ है,
वो भी कहती जाति जनगणना हम चाहते हैं, लेकिन कैसी जाति जनगणना चाहते हो जो अपनी सरकार से बोल ही नहीं रहे हो, पीछे बोलते रहते हैं। तो ये दोहरा मापदंड है, दोहरा। ठीक है, चलिए, आप लोग जातिगत जनगणना की बार बार बात कर रहे हैं, लेकिन मेरा सवाल इससे भी संबंधित यही है कि इन विधानसभा चुनावों में ये मुद्दा भी आपने जोर शोर से जनता के बीच में उठाया, तो इसको इस पर जनता के रेस्पॉन्स को या जनता के चुनाव को इस पर रेफरेंडम ना समझा जाए। ये मुद्दा तो आपने उठाया, ओपीएस का मुद्दा उठाया प्रमुखता से, जातिगत जनगणना का मुद्दा आपने उठाया। मैं लौटूंगी अनुराग जी, लेकिन एक कमेंट हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं। अच्छा, 10 सेकंड बोलिए। मैंने कहा जाति जनगणना भी मुद्दा है, महंगाई भी मुद्दा है, बेरोजगारी भी मुद्दा है, महिला भी मुद्दा है, ओल्ड पेंशन भी मुद्दा है, अग्निवीर भी मुद्दा है। ये मुद्दा रहेंगे, चुनाव जीतना हारना लगा रहता है, लेकिन जनता के मुद्दे हमेशा रहेंगे। आज चुनाव जीते हैं तो कल चुनाव हारेंगे भी, मुद्दे नहीं बदलेंगे। ठीक है, दिनेश शर्मा जी, बीजेपी ने मध्य प्रदेश में जिस शख्स को बतौर मुख्यमंत्री बागडोर सौंप दी है, क्या ये यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, वहां पर जो पार्टियां जिनका कोर वोट बैंक यादव और ओबीसी वर्ग है, सीधे तौर पर उनके लिए एक चैलेंज खड़ा कर दिया है 2024 के लिए? जी बिल्कुल, चैलेंज ऐसा है कि जिससे निपटना समाजवादी पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश के संदर्भ में बहुत मुश्किल है। वैसे तो पहले से ही राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी की पूरी तरह से नाकेबंदी कर रखी है, जिसमें कि कांग्रेस भी बहुत ज़्यादा दबाव में है, और जो भाजपा हाईकमान ने उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए या और लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए जो मध्य प्रदेश का कार्ड चलाया है, उससे उत्तर प्रदेश का मैदान बिल्कुल खाली हो चुका है। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि उत्तर प्रदेश में चाहे वो मुलायम सिंह यादव रहे हों, चाहे वो मायावती रही हों, और चाहे वो और भी कोई रहे हों, इन सब ने जो तुष्टीकरण की राजनीति की है उसका विध्वंस योगी आदित्यनाथ ने और भारतीय जनता पार्टी के केंद्र नेतृत्व ने बड़ी सफलता से किया है। ठीक है। अभी जो समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे थे कि हम विकास की राजनीति करते हैं, तो समाजवादी पार्टी का विकास से तो हमने कभी कोई संबंध देखा नहीं। मैं 3 दशक से देख रहा हूं, मैं तो यहां पर समाजवादी पार्टी का या तो तुष्टीकरण देख रहा हूं, या फिर इनमें जो भ्रष्टाचार के बड़े बड़े कीर्तिमान स्थापित किए, जिनकी जांचों में ये फंसे हुए हैं जी, अगर उसको ये विकास कहते हो तो हम नहीं समझते। चलिए ठीक है, फिलहाल जो स्थिति है अनुराग जी बहुत जबरदस्त। अनुराग जी का जवाब, और उसके बाद हमारे साथ एसएन सिंह जी जुड़ गए बीजेपी से, उनका रुख करेंगे। अनुराग जी, मुझे लगता है कि दिनेश शर्मा जी उत्तर प्रदेश के नहीं है। अगर होते तो उनको मेट्रो दिखाई पड़ती, उनको एक्सप्रेसवे दिखाई पड़ता, 1090 दिखाई पड़ता, जनरल पार्क दिखाई पड़ता, स्टेडियम दिखाई पड़ता, रिवर फ्रंट दिखाई पड़ता, समाजवादी पेंशन दिखाई पड़ती, वृद्धा पेंशन दिखाई पड़ती, लैपटॉप बांटा था बच्चों को दिखाई पड़ता, मेडिकल कॉलेजेस बनाए हर जिले में वो दिखाई पड़ता। तो ठीक है, ये सारी बातें आपने चुनावी मंचों पर भी गिनवाई हैं। ये किसी दूसरे प्रदेश से है, इनको उत्तर प्रदेश से कोई लेना देना। चलिए, आपका जवाब आ गया। हो गए आप। एक मिनट सर, एक मिनट। तब भी उत्तर प्रदेश से साफ हो गया। कोई बात नहीं। दिनेश शर्मा जी, हमको इस वक्त एसएन सिंह जी ज्वाइन कर चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता। एसएन सिंह जी, यहाँ पर सपा और कांग्रेस लगातार कह रहे हैं कि कार्ड वार्ड आप लोग खेलते होंगे, क्या दलित, क्या आदिवासी या ओबीसी, वो लोग तो जनता के मुद्दों को उठाते हैं, और अब भी जातिगत जनगणना को लेकर वो आपको कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। अपराधी तो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि जनता ने नहीं देखा। जनता देखी है, इनके 700 दंगों को देखी है, इनकी तुष्टीकरण की मऊ मुजफ्फरनगर के दंगे को देखी है, बदायूं के दुष्कर्म को भी भारतीय जनता पार्टी जो विश्वास विकास या प्रयास की राजनीति कर रही है उसको भी जनता देख रही है। सर, आंखों पे बैठाने का कार्य कर रही है। आप देखिए, एक लोग परिवार के लिए कार्य करते हैं और एक संपूर्ण समाज के लिए कार्य करता है, तो निश्चित तौर पे जनता उसको मानेगी जो समाज के लिए कार्य करेगा, और जो परिवार के लिए कार्य करेगा उसको जनता क्यों मानेगी। हाँ, कहते जरूर हैं कि भाई हम पीडीए की बात करेंगे। नहीं, 4 बार साहब आप तो सरकार में थे, लेकिन पीडीए माने मुख्यमंत्री भी एक परिवार का, 28 मंत्री भी उसी परिवार के, विधायक भी उसी परिवार के, सांसद भी उसी परिवार के, बाकी सब देश के लोग तो पिछड़े थे। अब देखिए भारतीय जनता पार्टी कैसा कार्य कर रही है, सबका साथ सबका विकास। मध्य प्रदेश में भी देखिए आप किसको मुख्यमंत्री बना रही है,
छत्तीसगढ़ में भी आप देख लीजिए एक आदिवासी चेहरा दे रही, देश में देख लीजिए देश के प्रधानमंत्री कौन है, तो भारतीय जनता पार्टी में जो कार्यकर्ता है वही सर्वोपरि है, वही प्रधानमंत्री, अनुराग जी, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष, वही सब कुछ है। लेकिन इनके यहाँ परिवार के लोग हैं, वो सब कुछ है, परिवार के विधायक, परिवार के लोग, सांसद, मंत्री, परिवार। जवाब दे दो। देखिए उनके हमारी सोच में फर्क क्या है पता है आपको? वो अपनी परिवार को अपनी पार्टी को परिवार ही नहीं समझते। समाजवादी पार्टी ही एक परिवार है, पूरा हमारे सारे कार्यकर्ता सब परिवार है, सब भावनाओं से एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को समाजवाद का परिवार बोला जाता है। ये उनके सोचने में हमारे सोचने में फर्क है। उनको तो झूठ सच बोलना है, ये कि अभी बोलेंगे कि एक ही पीसीएस सब यादव हो गए। मैं चैलेंज करता हूं, दे दे लिस्ट, यहाँ पे दिखा दें हमारी सरकार में कितने हुए थे। ये झूठ बोलने की परंपरा भारतीय, आप दो ना लिस्ट दे दो ना। हम लोग हमको लिस्ट दे रहे हैं आपके सामने, हमको मध्य प्रदेश की लिस्ट दे दिए, छत्तीसगढ़ की लिस्ट दे दिए, हरियाणा की लिस्ट दे दिए, उत्तराखंड की लिस्ट दे दिए, उत्तर प्रदेश की लिस्ट दे दिए। कहाँ की लिस्ट दे भैया? देश के प्रधानमंत्री की लिस्ट दे दिए, देश के राष्ट्रपति की लिस्ट दे दिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष की लिस्ट दे दिए। लेकिन अगर सभी लिस्ट देखा जाए तो आपके यहाँ तो सिर्फ लिस्ट ही निकलेगी, मुलायम जी के परिवार की लिस्ट निकलेगी। यहाँ बताइए, भाई सबसे बड़ी दिक्कत है कि जनता आपको जान गई है। अगर आप गलत कार्य नहीं किए होते बोलते तो समझ में आता, कार्य करेंगे गलत और बोलेंगे सही तो कैसे होगा? आप बताइए ना। आपके असली मुद्दे उस पर चर्चा चलिए ठीक है, आपसी वाद विवाद में ना उलझते हुए और भी पैनलिस्ट अपनी बात रखना चाह रहे हैं। मैं आप दोनों को फिलहाल रोकना चाहूंगी। अनुराग जी, एसएस सिंह जी, आप दोनों शांत हो जाइए। सुभाष चंद्र यादव जी, आप बात रखना चाह रहे थे अपनी। सुभाष चंद्र यादव जी, ठीक है अनुराग जी, बात आ गई आपकी। आपसी वाद विवाद में नहीं लड़ना है कि बार-बार। हाँ बोलिए सुभाष जी। हमें बताने की रास्ता जी, मैं ये कह रहा था कि बार बार अनुराग भदौरिया जी जो हमारे नेता का नाम लेते हैं, मुझे लगता है ये हनुमान चालीसा की जगह इस समय दिन भर ओम प्रकाश राजभर चालीसा जपते रहते। मंत्री बनना न बनना एक अलग विषय, मुद्दों की जब बात आती है समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर चली जाती। ये बार बार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। मैं आपके चैनल पे पूरी जिम्मेदारी के साथ में बोल रहा हूं, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी और माननीय ओम प्रकाश राजभर जी पिछले 20 वर्षों से जातिगत जनगणना की मांग करते आ रहे हैं। हम अपने स्टैंड पे कायम है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपना स्टैंड क्लियर करे। क्यों सत्ता से बाहर जाने के बाद में इन्हें जातिगत जनगणना की याद आती है? ये 4 बार सत्ता के अंदर थे, सामाजिक न्याय समिति ने आज भी याद नहीं है। 2001 के अंदर सामाजिक न्याय समिति गठित हुई थी, 8 अक्टूबर को उसकी रिपोर्ट सबमिट कर दी गई थी। 4 बार सत्ता में थे महाराज, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू कर दिए होते तो सामाजिक हाशिए पर बैठी हुई जो होती जिनको उनका अधिकार नहीं मिल पाया, उनको उनका अधिकार मिल गया होता। टीवी डिबेट के अंदर बैठते अनुराग भैया तो वर्क करके आया करो, तथ्यों पे बात किया करो। सत्ता से बाहर जाने के बाद में आज आपको पीडीए की याद आ रही है, सत्ता से बाहर जाने के बाद आज आपको जातिगत जनगणना की याद आ रही है। प्रियंका गुप्ता जी, और उसके बाद जवाब अनुराग जी। अरे भाई सुनिए सुभाष यादव जी, आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप जवाब दीजिएगा जरूर। ये बताइए कि मध्य प्रदेश में भाई यादव जो है मुख्यमंत्री बन गए और वहां पे महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर भी मिल रहा है, वहां पर लाडली बहन योजना भी चल रही। अरे आपको तो आवाज उठानी चाहिए, आपको बोलना चाहिए उत्तर प्रदेश में काहे नहीं दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 500 रुपए का सिलेंडर दे दें, बोलने के लिए लाडली बहन योजना दे दें। आप किस आधार करोड़ और होने वाला है, आप लोग तो दिखाई नहीं दे रही हैं। हर बात पे राहुल गांधी जी बोलने वाले हैं कहाँ? हम तो अच्छा लगा कि हमारी बहन बोल रही है। जवाब सुन लीजिए प्रियंका जी, आपको जवाब देना पूछेंगे। कभी पीडीए कभी जातिगत जनगणना मुद्दे तो है नहीं आपके पास, जनता बार बार आपको नकार रही है। एक मिनट नहीं, देखिए वर्ड्स प्लीज, वर्ड संभाल के। गांधी की प्रवक्ता आकर चैनल पर कुछ कर रही है तो इस जिम्मेदार चैनल पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता होने के नाते मैं सवाल पूछूंगा कि भ्रष्टाचार पर अभी तक क्यों नहीं राहुल गांधी जी कुछ बोल रहे हैं? कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं बोल रही है? भैया अपनी यात्रा में राहुल गांधी लेकर उनको घूम रहे थे ना, राहुल गांधी की यात्रा में वो थे ना, 3 बार राज्यसभा सदस्य आप बनाए ना, 300 करोड़ रुपए उनके पास से मिल रहे हैं ना, आप क्यों नहीं खंडन कर रही, क्यों नहीं पार्टी से निकाली? ऐसे भ्रष्टाचारी लोग जब चैनल पर आके सुंदर बात करेंगे, कर्म रहेगा खराब और बात करेंगे सुंदर तो कैसे काम चलेगा? लोग पूछेंगे ना भैया ये कानूनी नहीं चलेगा, उस भ्रष्टाचार पर बोलिए, उस भ्रष्टाचार पे बोलिए, हिम्मत हो तो बोल के दिखाइए। 350 करोड़ रुपए किसके हैं? 350 करोड़ रुपए किसके हैं? राहुल जी क्यों नहीं बोल रहे? ना
हमारी यहाँ बात तो जनता बोलना के मुद्दों की बात कर रही हूँ मैं, जवाब दीजिए आप एसएससी जी। के लिए कार्य करना। एक मिनट, भैया आप क्या क्या होता है? प्रियंका गुप्ता जी, आपसे करप्शन को लेकर बीजेपी ने सवाल पूछा। दूसरा तो कुछ होता नहीं। अरे भाई मैं तो कह रही हूँ जांच करिए, जांच का मुद्दा है, दूध का दूध पानी का पानी। मध्य प्रदेश में क्या मिला, छत्तीसगढ़ में क्या मिला, राजस्थान में क्या मिला, कुछ नहीं मिला। लेकिन झारखंड में जाके 300 करोड़ रुपया मिल गया। 300 करोड़ मिले ना। आज प्रदेश की जनता आपसे सवाल पूछ रही है, 350 करोड़। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए। नहीं, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी, इस तरह डिबेट नहीं चलेगी। आप दोनों शांत हो जाइए। क्यों कर देगा? वाद विवाद में पड़ जाते हैं। अपने अपने फैक्ट्स रखिए, मैं जिसका नाम लूंगी उससे मैं सवाल पूछ रही हूँ। अनुराग भदौरिया जी, आपको लग रहा है, हाँ ठीक है, एक ये जो चैलेंज बीजेपी ने खड़ा किया है INDIA गठबंधन के सामने, पहले आदिवासी, उसके बाद अब ओबीसी, इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, मैंने एक ही बात बोली जो भारतीय जनता पार्टी मुझे जवाब नहीं दे रही है। मैंने उनको बोला, लगातार आपसे सवाल पूछा जा रहा है क्या आप समाज में सामाजिक न्याय की बात करते हैं या नहीं करते? समाज के अंदर में समाज के विकास की बात करेंगे कि नहीं करेंगे? 450 रुपए का सिलेंडर आप राजस्थान में देने की बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं? भाई उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या बिगाड़ा जो आप 450 रुपए का यहाँ गैस सिलेंडर नहीं देना चाहते? यही तो हम पूछना चाह रहे हैं। आप जो वादे दूसरे प्रदेशों में कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं देना चाह रहे हो? फिर आपसे पूछा जाता है कि बताइए उत्तर प्रदेश में या देश में इतनी महंगाई क्यों है, तो भी आप जवाब नहीं देते। डीजल पेट्रोल 100 के पार क्यों पहुंच जा रहा है, आप सस्ता क्यों नहीं करना चाहते, आप जवाब नहीं देते। मैंने कहा था कि हम पीडीए की बात करते हैं और आपके अलायंस भी जो आपके साथ हैं वो भी कहते हैं सामाजिक न्याय होना चाहिए और यहाँ पे जाति जनगणना होना चाहिए। अब ओम प्रकाश राजभर जी की तो सरकार के साथ हैं, तो आप सरकार से कहें जाति जनगणना करवाएं, आप क्यों नहीं बोलते हो? वो तो नहीं बोलेंगे, आपने कह रहे हैं आपने नहीं करे, आपने करे। अरे आपने आप सत्ता के साथ आप भी सरकार में थे, अरे आप भी तो सरकार में थे। हमारा स्टैंड तो पिछले 20 वर्षों से स्टैंड हमारा आज है। आप तो सरकार में थे। पूछ रहे हैं जब आपकी सरकार थी, जातिगत जनगणना का प्रस्ताव तब क्यों नहीं जातिगत जनगणना का प्रस्ताव रखा? मैं पूछ रहा हूं कि आजकल राजभर जी सत्ता के साथ है, तो क्या सत्ता से बोलेंगे जाति जनगणना करवाएं कि नहीं करवाएंगे, कि बहाना मार रहे हैं? मैं भी आपसे पूछ रहा हूं कि हमारा स्टैंड जो पहले था जातिगत जनगणना पे वो आज भी कायम है, लेकिन आप लोग ढुलमुल रवैया क्यों अपनाते हो? आप सरकार के साथ वो बैठे हैं और हमसे कह रहे हैं मुझे जवाब दीजिए, सरकार के साथ 4 बार सत्ता में थे, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट को लागू करने के लिए एक बार मेरे पास लास्ट 3 मिनट का वक्त है। 2011 जवाब दे क्यों नहीं बनाया? वैसे तो आप कहते हैं हम लड़ने नहीं आए हैं, लेकिन देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। अरे हम लोग 10 सेकंड का जवाब भदौरिया जी को मैं दे दूं। महोदय को बोलिए स्काइप से जुड़े हैं, चिल्ला SN से बात की जाती है। देखिए हमारे मित्र भदौरिया जी यहाँ पे अनुराग जी सुन लीजिए, सवाल उठाया। भदौरिया जी बहुत अच्छा सवाल उठाए, बहुत अच्छा सवाल उठाते हैं, करते कुछ और करते कुछ है। अच्छा बताइए, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए? अब आप उनका जवाब सुनिए, आप कितने बनाए के साथ उनका जवाब सुनिए, दोबारा सवाल पूछ लीजिए। कितने मेडिकल कॉलेज बनाए आपने बताइए ना? आपने जाति मेडिकल कॉलेज बनाए आपने, भारतीय जनता पार्टी यूनिवर्सिटीज बनाई, यूनिवर्सिटी बनाई, हम कहना चाहते हैं एक तो कितनी यूनिवर्सिटी बनाई आपने, विश्वविद्यालय बनाए, भारतीय जनता पार्टी बीमार हो रहे थे, दवा भारतीय जनता पार्टी, कॉलेज आप जाति की बात करते कुछ नहीं है, हम तो अपनी जाति को करते हैं, हम जाते नहीं है, हम जाति को अपनाते हैं और काम करने का कार्य करते हैं। आप जातियों में बढ़ाते हैं, बिजली, पानी, हमने सबको दिया, लेकिन आप कहें कि नहीं। अनुराग जी जवाब दीजिए, मैं दोबारा आपको सवाल पूछने का मौका दूंगी। कम से कम आवाज साफ कर जाने दीजिए एक दूसरे की। वो आप पूछ रहे लगातार, वो बता भी चुके हैं। मुझ पर रहिए, बीजेपी की है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ मुझ पर आरोप मत लगाइए, आप अपना जवाब दीजिए। अनुराग जी, आपने मेरे सवाल का भी जवाब नहीं दिया है। पूछ रहा हूँ मैं, मेडिकल कॉलेज कितने बनाए बताइए? आप जाति की बात करते हैं, हम काम करते हैं। यहाँ डिबेट 2024 के लिए हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर चुनाव खत्म हो गया, हमने लखनऊ बनाया, हमने सीतापुर बनाया, हमने तो लखीमपुर बनाया, हमने अयोध्या में बनाया, हम तो एम्स की जमीन थी गोरखपुर में, बदायूं में बनाया, सुल्तानपुर में बनाया। आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। ये सारे मुद्दे, ये सारा कामकाज आप दोनों लोग अपनी अपनी सरकारों का जनता के बीच में रख चुके हैं और जनता अपने फैसले भी सुना चुकी है।
और आप एक बात की जो रट लगाते हैं अनुराग जी, आपको नहीं लगता कि 2024 के लिए अब और गंभीरता से आप लोगों को मुद्दे खड़े करने की जरूरत है? 3 राज्यों में जो हार हुई है, INDIA गठबंधन का जो ट्रेलर दिखा है, उसके बाद आपको लगता है कि मुद्दों पर और गंभीरता से बात करने की जरूरत है? गंभीरता से बात कर रहा हूँ, यूनिवर्सिटी पूछ रहा हूँ, बताएं कितनी यूनिवर्सिटी बनाई? आस्था जी, आप बीजेपी के प्रवक्ता थोड़ी है, मैं पूछ रहा हूँ, यूनिवर्सिटी की बात कर रहा हूँ, बच्चों की बात कर रहा हूँ, शिक्षा। ये सारे सवाल आप पूछ चुके हैं, उन सबके जवाब दे चुके हैं। क्यों नहीं पूछूंगा, बार बार पूछूंगा। यह 24 के लिए बात हो रही है, मध्य प्रदेश फॉर्मूले से क्या उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, हरियाणा, यहाँ पर विपक्षी पार्टियों को नुकसान होने जा रहा है? मेरा ये सवाल है आपसे। हार जीत होती रहती है, लेकिन महंगाई का मुद्दा खत्म हो जाएगा क्या? बेरोजगारी मुद्दा खत्म हो जाएगा ठीक क्या? है, ठीक है। एसएस सिंह जी, फाइनल कमेंट आपका। खत्म हो जाएगा क्या? आप जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए अनुराग जी, फाइनल कमेंट एसएस सिंह जी। देखिए, हमारे मित्र भदौरिया जी को समझना होगा कि जनता जनार्दन होती है और जनता ये पसंद कर रही है भारतीय जनता पार्टी के बुलडोजर को, भारतीय जनता पार्टी के विकास को, भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन भदौरिया जी को तकलीफ ये हो रहा है कि भगवान राम का मंदिर क्यों बन रहा है, क्योंकि ये तो भगवान राम को गाली देते हैं, रामायण को गाली देते हैं, काशी को गाली देते हैं, तो ये सब विकास का कार्य भदौरिया जी को नहीं हो रहा। और निश्चित तौर पर बेरोजगारी चलिए, समय खत्म हो गया, मुझे डिबेट यही खत्म करनी होगी। आप सभी मेहमानों का शुक्रिया इस चर्चा में आने के लिए। तो मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के तौर पर यादव के नाम के काफी सियासी मायने। बेशक विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर समाजवादी पार्टी जिसका कोर वोट बैंक उत्तर प्रदेश में यादव वोट बैंक है, पिछड़ा वर्ग है, वो इस पर कुछ भी बोलने से बच रही है। लेकिन कहा जा रहा है कि बीजेपी ने मुख्यमंत्री का नाम जो मध्य प्रदेश में तय किया है मोहन यादव, उससे बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, यहां के यादव वोट बैंक पर असर पड़ने जा रहा है। और क्या ये 2024 के लिए उन तमाम पार्टियों की नींद उड़ाने वाला है जिनका कोर वोट बैंक यादव और पिछड़ा वर्ग है? महाबहस में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।